पूंजीवादी, बाजारवादी, प्रतिस्पर्धावादी। अमेरिका को हम ऐसे ही जानते हैं और इसलिए अमेरिका में ऐसा होने की उम्मीद नहीं की जाती। मगर चुनाव के मौसम में यह भी देखने को मिल गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अप्रैल के दूसरे सप्ताह में पिट्सबर्ग में थे। पिट्सबर्ग के बारे में आपको क्या ही बताना, अमेरिका में स्टील का मतलब ही पिट्सबर्ग है। पेंसिल्वानिया का यह शहर आज नहीं बीते 150 साल से दुनिया की स्टील सिटी है। बाइडेन ने यहां एक ऐसा ऐलान किया जिसे अमेरिका को करीब से जानने वाले भी हिल गए। पिट्सबर्ग यूएस स्टील कंपनी का हेडक्वार्टर है। अमेरिका में सबसे रोमांचक इतिहास वाली यह कंपनी 21वीं सदी में भी नया इतिहास बनाने जा रही है। हुआ यूं कि बीते एक दशक से बीमार और कम मांग की शिकार यूएस स्टील को जापान की निप्पॉन स्टील खरीदने जा रही थी। सौदा करीब करीब मुकम्मल हो गया था, मगर राह में आ गया व्हाइट हाउस। राष्ट्रपति बाइडेन का अमेरिकी गौरव जाग उठा। बाइडेन ने पिट्सबर्ग में स्टील कामगारों की तालियों के बीच यूएस स्टील के अधिग्रहण को रद्द कर दिया। यही नहीं, उन्होंने कहा कि चीन का सस्ता स्टील बाजार में आने नहीं दिया जाएगा। देश के स्टील उद्योग को संरक्षण मिलेगा। अमेरिका के मुक्त बाजार में अधिग्रहण पर रोक, संरक्षणवाद की गुहार। वक्त का क्या कहिए, जो भी दिखाए दौरे फलक देखते चलो। यूएस स्टील अमेरिका के औद्योगिक इतिहास, कारपोरेट दबदबे और सियासत की जिंदा नुमाइश है। अमेरिकी राष्ट्रपतियों को इस कंपनी के कामकाज में टांग अड़ाने का पुराना शौक रहा है, सो बाइडेन ने भी निराश नहीं किया। पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। कहते हैं अमेरिका के कद्दावर प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमन की यह सबसे बड़ी राजनीतिक हार थी, जब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के एक सनसनीखेज फैसले को ही पलट दिया। यह फैसला इसी यूएस स्टील से जुड़ा था। 1952 में ट्रूमन ने अमेरिका के स्टील उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसके बाद इस कंपनी ने राष्ट्रपति को स्टील के चने चबाने पर मजबूर कर दिया। यह किस्सा बड़ा ही रोचक है, क्योंकि यूएस स्टील का अतीत ही इतना दिलचस्प है। राष्ट्रपति बाइडेन की यह बात तो 100% सच है कि यूएस स्टील अमेरिकी औद्योगिक इतिहास का सबसे जीवंत स्मारक है। एक ऐसी कंपनी जिसे आधुनिक अमेरिका के निर्माताओं ने मिलकर बनाया था। एंड्रयू कार्नेगी का नाम तो आपने सुना होगा। 1835 में स्कॉटलैंड से अमेरिका आए थे एंड्रयू कार्नेगी। उनकी पहली नौकरी थी एक कपड़ा मिल में बॉबिन बॉय की। बॉबिन वह चरखी होती है जिसमें सूत लपेटा जाता है। बॉबिन बॉय के तौर पर एंड्रयू कार्नेगी करघों पर काम करने वाली महिलाओं को बॉबिन लाकर देते थे और सूत को समेटकर स्टोर में पहुंचाते थे। कपड़ा मिल का यह मजदूर अगले 3 दशक में अमेरिका का स्टील किंग बन गया। हुआ यूं कि 19वीं सदी के अंत में अमेरिका में रेलवे के विस्तार के साथ स्टील की मांग बढ़ने लगी। इसी क्रांति का जरिया बनी कार्नेगी स्टील कंपनी। स्टील किंग का साम्राज्य बनाने वाली यह कंपनी आज की यूएस स्टील की पूर्वज थी। चार्ल्स एम श्वाब अमेरिका के स्टील उद्योग के दूसरे दिग्गज थे। श्वाब कार्नेगी स्टील में ड्राइवर का काम करते थे, मगर 35 साल की उम्र में श्वाब इस कंपनी के प्रेसिडेंट बन गए। अब मिलते हैं तीसरे व्यक्तित्व से, जिनके बिना अमेरिका का इतिहास लिखना मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका में विकास की हर किताब पर जेपी मॉर्गन के दस्तखत हैं। हुआ यूं कि स्टील की मांग इतनी ज्यादा थी कि जेपी मॉर्गन की अगुवाई में अमेरिका में एक विशाल स्टील कंपनी बनाने की कवायद शुरू हुई। उस दौर का पिट्सबर्ग बड़ी और मझोली स्टील कंपनियों का गढ़ था। यह बात 1901 की है, जब मॉर्गन और श्वाब ने मिलकर कार्नेगी स्टील, फेडरल स्टील, नेशनल स्टील और 6 छोटी कंपनियों को मिलाकर दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बना डाली। इस कंपनी का वैल्यूएशन था $942 मिलियन। कार्नेगी स्टील के ड्राइवर और पूर्व अध्यक्ष चार्ल्स श्वाब इस कंपनी के पहले अध्यक्ष थे।
आज 21वीं सदी में जब हम $1 बिलियन के मूल्यांकन वाली कंपनियों के बारे में सुनते और पढ़ते हैं, तब हमें यह जानकर आश्चर्य होगा कि अपनी स्थापना के कुछ ही वर्ष में यह दुनिया की पहली कंपनी हो गई थी जिसका शेयर बाजार में मूल्य $1 बिलियन था। यूएस स्टील अमेरिका का गौरव बन गई थी, मगर यहीं से इसकी चुनौती शुरू हुई। 1907 में यूएस स्टील ने टेनेसी कोल आयरन एंड रेलरोड कंपनी का अधिग्रहण कर लिया। यह उस वक्त तक यूएस स्टील की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धी कंपनी थी। 1907 आते आते अमेरिका की सरकार को बाजार में बड़े बड़े एकाधिकारों से डर लगने लगा था। तब के राजनेता यह मानते थे कि बड़ी कंपनियां पूरी अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लेंगी। इसी वजह से 1911 में स्टैंडर्ड ऑयल को विभाजित किया गया था। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से इस दौर में यूएस स्टील पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, मगर कानून निर्माताओं की निगाह में यह कंपनी चढ़ गई थी। 20वीं सदी की शुरुआत तक यूएस स्टील अमेरिका की कुल मांग का 2/3 स्टील बना रही थी। कंपनी ने अधिग्रहणों का दौर जारी रखा, मगर इसके बदले कर्ज बढ़ता चला गया। 1911 में पहली बार ऐसा हुआ जब यूएस स्टील के शेयर में 50% की गिरावट आई। यह झटका बड़ा था, मगर यूएस स्टील अमेरिका का स्टील ब्रांड बन चुकी थी। देश के नामचीन निर्माण जैसे सैन फ्रांसिस्को का ऑकलैंड बे ब्रिज, शिकागो का मशहूर हैनकॉक टावर, वेस्ट वर्जीनिया का न्यू रिवर गॉज ब्रिज, मैरीलैंड का चीज़पेक वे ब्रिज और न्यू ऑरलियंस का सुपर डोम यूएस स्टील के इस्पात से बने हैं। 1930 की महाबंदी के बाद इस कंपनी का आधुनिकीकरण हुआ और इसके बाद आ गया दूसरा विश्व युद्ध। रक्षा संबंधी मांग बढ़ी तो यूएस स्टील फिर चमक उठी। 1943 में यहां 3.4 लाख लोग काम करते थे। सैन्य ऑर्डर के मामले में यह अमेरिका की शीर्ष 20 कंपनियों में शामिल थी। इसके बाद ही हुआ वह घटनाक्रम जिसमें राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन और यूएस स्टील के बीच सीधा टकराव सामने आ गया। 1950 से 53 के बीच कोरिया युद्ध चल रहा था। अमेरिका इस युद्ध में सक्रिय था। राष्ट्रपति ट्रूमन युद्ध के खर्च के लिए संसाधन चाहते थे। वे टैक्स बढ़ाने की फिराक में थे। इधर यूएस स्टील के कर्मचारी वेतन में 10% की बढ़ोतरी मांग रहे थे। स्टील कंपनियों ने सरकार से कहा कि अगर उन्हें कीमत बढ़ाने की छूट मिले तभी वेतन बढ़ेगा। अमेरिकी सरकार कीमतें बढ़ाने की इजाजत नहीं दे रही थी क्योंकि महंगाई का खतरा था। राष्ट्रपति ट्रूमन शुरुआत में कर्मचारियों की मांग के पक्ष में थे, लेकिन इसके बाद कंपनियों और कर्मचारियों के बीच टकराव बढ़ता गया। समझौते की कोशिशें नाकाम रहीं और 1952 में हड़ताल की नौबत आ गई। हड़ताल होने से युद्ध संबंधी जरूरतों के लिए स्टील की आपूर्ति रुकने का खतरा था। यही वह मौका था जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमन ने अमेरिका के औद्योगिक इतिहास का सबसे विवादित फैसला लिया। उन्होंने स्टील मिलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। मिल मालिकों ने व्हाइट हाउस के फैसले को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जस्टिस ब्लेक का ऐतिहासिक निर्णय आया। अदालत ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। राष्ट्रपति या कांग्रेस कानून बनाकर किसी भी उद्योग का अधिग्रहण नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ट्रूमन की साख को बड़ा धक्का लगा। 1980 में रेगन युग में अधिग्रहण और विलय की बहार आ गई। मैराथन ऑयल ने करीब $6.1 बिलियन में यूएस स्टील को खरीद लिया। अब इसका नाम हो गया यूएएक्स। अमेरिकी कांग्रेस को यह सौदा रास नहीं आया, मगर कंपनी किसी तरह चलती रही और साथ ही यहां चलते रहे मजदूर आंदोलन। 21वीं सदी के बाद अमेरिका के स्टील युग का समापन होता है और चीन के सस्ते स्टील का बाजार पर कब्जा बढ़ने लगता है। नुकसान को देखते हुए 2001 में मैराथन ऑयल यूएसएक्स से अलग हो गई। इसके बाद कंपनी की चुनौती बढ़ती गई। कोरोना की बीमारी यूएस स्टील पर भारी पड़ी। 20 मार्च 2020 को इसका स्टॉक बुरी तरह टूट गया था और यहीं से कंपनी की बिक्री की उल्टी गिनती शुरू हो गई। कोविड के बाद स्टील की कीमतें बढ़ी जरूर थीं, मगर तब तक जापान की निप्पॉन स्टील इसे खरीदने को आगे आ चुकी थी। बीते साल यानी जून 2023 में अमेरिका की कंपनी क्लीवलैंड क्लिफ यूएस स्टील को खरीदने की दौड़ से बाहर हो गई क्योंकि उसे अमेरिका में एकाधिकार कानूनों का डर लग रहा था। अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी स्टील दिग्गज यानी यूएस स्टील अब करीब $14.3 बिलियन में जापान की निप्पॉन स्टील के हवाले होने वाली थी।
सौदा था $55 प्रति शेयर का। तभी अचानक राष्ट्रपति जो बाइडेन का चुनावी राष्ट्रवाद जाग उठा। इस कंपनी का बिकना कर्मचारियों के हक में नहीं था और कर्मचारियों का विरोध डेमोक्रेट्स की राजनीति को बिगाड़ रहा था। बाइडेन ने अमेरिका के मुक्त बाजार और अधिग्रहण की परंपरा को परे रखते हुए यूएस स्टील का अधिग्रहण रद्द कर दिया। अब यूएस स्टील कंपनी चलेगी कैसे, यह तो किसी को पता नहीं, मगर यह बात फिर सही साबित हुई कि यूएस स्टील ने जितना स्टील बनाया है उससे कहीं ज्यादा रोमांचक इतिहास इसकी मिलों और फैक्ट्रियों से निकला है। यह था आज का किस्सा। बने रहिए मनी 9 के साथ। समझ है तो सहज है।